डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज के हम इस लेक्चर में करेंगे क्लास +1 का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि अर्थमेटिक मीन। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसको मेज़र कैसे किया जाता है क्लास +1 के स्टैटिस्टिक्स में, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट है क्योंकि इसमें जो मीन, मीडियन, मॉड जो बताए जाते हैं आपको, ये क्या है आपके आगे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे आप ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर या किसी भी आप क्या करते हैं सीए की तैयारी करते हैं, तब हाँ स्टैटिक लेवल पर आपको मीन, मीडियन, मॉड जो है टॉपिक आपको बहुत देखने को मिलता है। और 10th में भी आपने कुछ इसके पॉइंट्स किए भी होंगे जिसमें आपको मीन को मेज़र करना, मोड निकालना, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो आइए हम करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले एक बताता हूँ मैं आपको, क्या कोई भी क्या होती है, एक सीरीज़ होती है, ठीक है। किसी भी सीरीज़ के अंदर सारा डेटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रो डाटा कहते हैं, ठीक है। और उस डाटा के अंदर कहता है कुछ ऐसी चीज़ें अलग से मेज़र की जाती हैं जिससे पूरे डाटा को, पूरी पॉपुलेशन को कुछ ही वर्ड्स में डिफाइन किया जा सके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारी एवरेज, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी एवरेज। तो ये है हमारा मेन टारगेट, ठीक है। हमने क्या करना है, एवरेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो कहता है सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को, पूरी सीरीज़ को क्या करती है, डिफाइन करती है, उसकी एवरेज वैल्यू हमें शो करती है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, उसको सेंट्रल हमारा टेंडेंसी कहा जाता है। तो ऐसे ही कोई भी एग्रीगेट वैल्यूज़ आप लेते हैं, यानी कि कोई एवरेज आप लेते हैं, तो सीरीज़ का, पॉपुलेशन का जो रो डेटा है, जितना भी हमारे पास आंकड़े हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन से क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मान लीजिए क्या है कि आपकी इनकम की बात करें, ठीक है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग उनकी इनकम है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में लोग रहते हैं। कमाने की बात करें तो कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो 500 रुपीज़ पर डे कमा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो 1000 रुपीज़ पर डे कमा रहे हैं, कुछ है आपके 1500 वाले भी होंगे। तो ये क्या है, एक तरह की एवरेज निकाली गई है, कई तरह की और इन सबसे एक एवरेज निकल के आएगी कुल मिला के, कि मैं ये बोल देता हूँ कि भाई हाँ भाई 1000 रुपये है एक पर्सन जो क्या कमाता है, एक दिन का कमा लेता है। तो इनसे क्या निकाल दी गई है, एक एवरेज निकाल दी गई है पूरा ऐसे पॉपुलेशन में से। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कितने ही लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, उन सब से हम क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकाल देते हैं कि अगर एक इंसान 1000 रुपये पर डे कमा रहा है तो वो अमीरों में काउंट हो जाता है, और एक पर्सन जो 300 रुपये दिहाड़ी करके कमा रहा है तो वो भी क्या है, एक नॉर्मल इंसान हो जाता है। तो ये एक एवरेज निकल के आती है इनकम को देखते हुए। तो पूरी पॉपुलेशन में जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उससे निचोड़ जो निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो है हमारी एवरेज। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो और भी हम चीज़ बोलते हैं, एवरेज क्या है, ये एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा अमाउंट है जिसको हम स्टैटिकल एनालिसिस करके प्रेजेंट करते हैं, जिससे पूरे ग्रुप की नॉलेज हमें मिल जाती है, सारा डेटा की नॉलेज हमें एक साथ इकट्ठी मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा एवरेज कहते हैं। तो एवरेज आपको क्लियर हो गया कि पूरे डेटा, जितना भी आपकी पॉपुलेशन है, जितने भी ग्रुप में आइटम्स हैं, उन सब की कुछ पॉइंट्स छांट करके निकाली जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी एवरेज कहते हैं। तो आइए तो हम जानते हैं इसके पर्पज़ के बारे में, क्यों निकाली जाती है हमारी एवरेज। मेरे ख्याल से एवरेज के बारे में आपको डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे कि एवरेज क्या है, कि जब होल पॉपुलेशन जो है उसमें से कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स निकाले जाएं जो पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करे, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज। अब हमने एवरेज निकाला, सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, इसके अब हम करेंगे हमारे पर्पस, ठीक है। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमने ये ऐसा किया है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा पर्पस है एवरेज का, मेन तो यही है कि हमारा जितना भी डेटा है उसको ब्रीफली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा डेटा को एक साथ पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, तब हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, कुछ कंक्लूजन, कुछ एवरेज निकाल लेते हैं, ताकि वो पूरे ग्रुप की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। तब हम क्या करते हैं, उसका अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज। अब एवरेज के निकालने के जो पर्पज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला और फर्स्ट जो हमारा पर्पज़ है वो ये कहता है ब्रीफ
डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको एक साथ इकट्ठी एक चीज़ से क्या मिल जाती है, काफ़ी जानकारी, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कुछ ही बातों से हमें मिल जाती है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिल जाती है। इसमें ये बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, रो डाटा है, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो रो डाटा होता है वो क्या है, अरेंज नहीं किया गया है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। जब हम इस डेटा से क्या निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकल जाती है, कुछ डेटा से कंक्लूजन्स निकल जाते हैं, तब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरी पॉपुलेशन की जितना भी मटेरियल आपके पास है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सारी इंफॉर्मेशन का जब एवरेज मिल जाता है तब हमें क्या मिल जाती है, उसके बारे में काफ़ी डीपली इंफॉर्मेशन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाती है कि हमें एट द लास्ट उस डेटा को समझना हो, अंडरस्टूड करना हो, उसको ईजी हमारे को मिल जाता है, काफ़ी आसान तरीका हमें मिल जाता है कि हम आसानी से इस एवरेज के ज़रिए पूरे डेटा को, पूरे ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ईजिली उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे से किसी को क्या किया जाए, आपके अंतर्भेद किया जाए। देखो एक बात है, एक साल का डेटा है हमारे पास 2010 का, ठीक है, एक है डेटा हमारे पास 2012 का। दोनों सालों के जो डेटा होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखो अगर इसका हमारे पास खूब सारा डेटा है, बहुत सारा डाटा है जो बहुत रो हो गया हमारा, ऐसे ही काफ़ी सारा डाटा यहाँ भी है, इनको कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इस सारे की एक एवरेज निकाल दूँ, ऐसे ही इस सारे की एक एवरेज निकाल दूँ, तो इसको आपस में कंपेयर करना क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक फीचर को कंपेयर करना काफ़ी ईजीली हो जाता है, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, जबकि रो डेटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है। एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए आपके इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो इनकम है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, अगर मैं उसको किससे कन्वर्ट करना चाहूँ, उससे कंपैरिजन चाइना से कर सकता हूँ मैं, ठीक है, हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो किसी भी देश से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एवरेज वैल्यू चाहिए होती हैं, ताकि क्या कर सकें, जैसे इनकम की बात करें, पर कैपिटल इनकम यहाँ पे निकाली जाती है, पर पर्सन इनकम यहाँ निकाली जाती है, उससे एवरेज निकलेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश के साथ हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है और वो वाली जो दूसरा देश है उसकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है। तो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, अगर आप डेटा की क्या निकाल पाओगे, एवरेज निकाल लेते हैं, तब आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं 2 सालों के डेटा या 2 देश के डेटा को आपस में, और बता सकते हो हु इज़ द बेस्ट, कौन बढ़िया है, कौन बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी भी एक नया पॉइंट है हमारा, जिसके बारे में अब बताते हैं आपको क्या, कि अगर किसी भी देश, कोई भी आपकी देश की गवर्नमेंट है, सरकार है, और उसको क्या करना है, अपने देश के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए अगर कोई पॉलिसीज़ तैयार करनी है, तो पॉलिसी के लिए तैयार करने के लिए क्या यूज़ करेगी, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि एवरेज का यूज़ करती है। देखो एक बात ये भी है, मान लो उसकी फर्म की जो सेल्स हैं, ठीक है, और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के पॉलिसी तैयार करते हैं। हम देखते हैं हमारी सेल जो है 2-3 सालों में एवरेज क्या रही, ठीक है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं आगे क्या सेल होने वाली है, तो प्रॉफिट्स कितने होंगे, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया जाए। इन सब की पॉलिसी जो तैयार होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी डेटा है उनको एनालाइज करके उनके बारे में एवरेज निकाल के ही ये प्राप्त की जाती हैं, और प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन है वो जारी रखते हैं। तो प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है, सेल्स की हमारी क्या पॉलिसी होंगी, ये सब चीज़ें हमारी जो पुराना डेटा है उसकी एवरेज निकाल के ही ये फिक्स की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो पॉलिसी को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट भी और एक कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है, एवरेज निकाल करके अपने डेटा को कंक्लूजन्स निकाल के उसके बाद ये जो पॉलिसीज़ हैं वो प्लान वगैरह हैं जो वो तैयार किए जाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ, स्टैटिस्टिकल। जो हमारा स्टैटिस्टिकल है और वो है हमारी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हाँ जी,
एक बात करते हैं एनालिसिस की, तो इसका मतलब क्या होता है? एनालिसिस होता है विश्लेषण करना, किसी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करना, अध्ययन करना और कुछ बातों तक, कुछ निचोड़ तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है? एनालाइज कहलाता है। जैसे देखो, हमें एक पता है स्टैटिकल एनालिसिस हमें यहाँ मिल जाता है एवरेज के जरिए। जैसे हमारे पास डेटा है 2010 का, 2011 का, 2012 का, ठीक है। कंप्लीट डेटा होगा तो उनको एनालाइज करना मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि इस साल में प्रॉफिट हुआ था 12%, इस साल हुआ था हमारा ये मान के चलो 10% हुआ, और इस प्लस हुआ, इस बार इतना प्लस हुआ, इस बार आगे जो प्लस हुआ है वो है 15% प्लस हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या हो, देखो आपको मैंने क्या दे दी? एवरेज दे दी। अब इन सब से एवरेज निकलती है कि हमारा एवरेजन हम मानते हैं कि 10 से 12% हमारा जो प्रॉफिट है हर साल क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो उस प्रकार हम क्या बता सकते हैं? थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं स्टैटिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं कि पुराने जो डेटा थे, पुराने सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने रहे और आगे के क्या चांस रहते हैं। तो स्टैटिकल एनालिसिस करना हो आपको, आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? एनालाइज कैसे हो सकता है? एवरेज निकाल के ही हम प्राप्त जो नॉलेज है वो ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वन वैल्यू फॉर ऑल। वन वैल्यू फॉर ऑल, हाँ जी, सभी के लिए क्या है? एक ही वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम एक बताते हैं, हमारे पास 5% है, ठीक है, 5% है और सभी की क्या है? कुछ इनकम्स बताई जा रही हैं आपको। 5 लोगों की इनकम बताई गई है। एक क्या कमाता है? 10 रुपये कमाता है, एक 20 कमाता है, कोई 15 कमाता है, कोई 35 रुपये कमाता है, ठीक है, और एक बंदा क्या कमाता है? 40 कमाता है। तो इस प्रकार 5 व्यक्तियों की अलग अलग क्या दी हुई है? इनकम दी हुई है। इन सब की आपने क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। आप इन सबको क्या करना पड़ेगा? पहले प्लस कर दो और डिवाइड कितने से कर दीजिए? 5 से कर दीजिए। 10 + 20 30, 30 + 10 40, 45 50, 50 और 3 30, 80 हो गया। 80 और 40 कितना हो गया? 120 डिवाइड बाय 5, तो इससे एक एवरेज निकलेगी 24 रुपीज़। तो यानी कि एवरेज ये निकल गया। इससे ही क्या एवरेज निकला कि एक व्यक्ति दिन में कितने रुपये कमाता है? 24 रुपीज़ अर्न करता है। उसकी जो इनकम है 24 है। इन पांचों की एवरेज से ये निकलता है कि हर पर्सन क्या कमा रहा है? 24 रुपीज़ पर पर्सन की तरफ से कमा रहा है। तो एक वैल्यू ऐसी आ गई 24 रुपये, जो क्या कर रही है? इन पाँचों के बारे में बता रही है, हर व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्या कि हर व्यक्ति मिनिमम एवरेज जो एज आई है वो कितनी? एवरेज एज जो इनकम आई है हमारी वो कितनी है? 24 रुपीज़ आई है। तो हर व्यक्ति की जो एवरेज इनकम है वो कितनी हो गई? 24। तो एक ही वैल्यू क्या कर रही है? पांचों व्यक्तियों के बारे में बता रही है, 5 पर्सन्स के बारे में बता रही है। इसी को कहता है वन वैल्यू फॉर ऑल। तो एवरेज क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है एक साथ एक ही वैल्यू सभी के लिए प्रेजेंट करती है। तो ये है हमारा एवरेज के पर्पस। तो बिल्कुल आसान से पॉइंट्स थे जिसमें आपको ये पता चलता है कि एवरेज का क्या बेनिफिट है, क्यों एवरेज निकाली जाती है, इसके पर्पस क्या है। तो 5 पर्पस हमने पढ़े। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है, सारी जानकारी आपको मिलती है, कंपैरिजन करना आसान है, पॉलिसी बनाने के लिए हमें फ़ायदे मिल जाते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए बेनिफिट आपको मिलते हैं और वन वैल्यू फॉर ऑल आपको मिल जाती है। तो ये तो इसके पर्पस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है असेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज। ठीक है, अगर आप एवरेज यूज़ करते हैं, एवरेज को निकालते हैं, तो अगर एक गुड एवरेज की बात करें, आपने एवरेज निकाली, ठीक है, कौन सी एवरेज को बेहतर माना जाता है? कौन सी एवरेज जब आप निकालते हो उसको क्या माना गया है? बेस्ट माना गया है, गुड माना गया है। तो आपको आज बताते हैं एवरेज निकालते हुए आपको इन बातों को ध्यान रखना है, इन्हीं के हिसाब से आपकी एवरेज होनी चाहिए। सबसे पहले बात क्या करता है? क्लियर, बहुत आसान सी बात है, क्लियर एंड स्टेबल, क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन। ठीक है, जो भी आप क्या करें गुड एवरेज बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मतलब क्या होना चाहिए? जो आपको आसानी से समझ आ जाए, जिसे हम दूसरों को डिफाइन भी कर सकें। कुछ ऐसी टिपिकल नहीं होनी चाहिए एवरेज आपकी कि आप उसको बताएं तो आपको किसी को समझ में ही ना आए कि हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें या उसको बिल्कुल क्लियर ना कर पाएँ। तो ऐसा आपको डेफिनेशन वाली एवरेज नहीं होनी चाहिए। आप जब भी एवरेज निकालें तो इस प्रकार बनाएं कि उसे दूसरे को समझा सकें, आसानी से उसको बता भी सकें। तो क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव,
ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होनी चाहिए आपकी, एवरेज होनी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो एक एवरेज जो आप निकालते हो वो पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, डिफाइन करे। कहीं आप ऐसी वैल्यू ना लें जो पॉपुलेशन में हो ही ना, उसकी फीचर आपकी पॉपुलेशन से मैच ही ना करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आप एवरेज लें तो ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, आपकी पॉपुलेशन से मैच हो जाए और पॉपुलेशन के अंदर जो डेटा है उसके बारे में सारी बातें एक उस सैंपल में क्या हो, ऑर्गेनाइज हो जाएँ। मान लें जो भी आप एवरेज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस एवरेज के अंदर क्या होना चाहिए, सारे वो गुण होने चाहिए, सारी वो खासियत, जो बेनिफिट्स हैं वो सारे उसमें आपको मेरिट्स नज़र आने चाहिए, जो पूरे ग्रुप की हर आपकी जो भी यूनिट्स हैं हर इंफॉर्मेशन के अंदर वो होनी चाहिए। तो एवरेज ऐसी ही होती है हमेशा, जो क्या करती है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी ही एवरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट है हमारा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का तो नाम से पता चल रहा है आपको कि जो आपकी एवरेज है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। उसकी फीचर ऐसी हो कि क्या है, उसे आप इजीली वर्क कर सको, तो मतलब इजी होनी चाहिए, ठीक है ना, इजी वर्क। आप उसका यूज़ करके आसानी से क्या कर सकते हो, एनालाइज करना हो, कंपैरिजन करना हो, सारे काम उससे आप आसानी से कर सकें। तो ऐसा सिंपल होना चाहिए, उसको यूज़ करना मुश्किल ना हो, टफ ना हो, ऐसी एवरेज आपकी होनी चाहिए। तो इजी सैम्पल आपका एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गया आपका, सो सिंपल और सो ईजी आपका क्या होना चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। सर्टेनिटी, हाँ जी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है आपका कि इसकी जो फीचर्स है आपकी बेसिक ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या कर सकें हम आसानी से एनालाइज कर सकें, एनालिसिस, ठीक है ना। अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आप बहुत आसानी से कर सकें, ऐसा आपका क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो एक सर्टेन वैल्यू अगर आपको मिल जाए और आप उस डेटा का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, आप स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा को कंक्लूजन्स निकालना हो, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल तभी होंगी अगर आपका डेटा क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। एक ऐसा डेटा, एक ऐसी एवरेज आप निकालें जो आप एनालाइज करने में जिसका यूज़ कर सकें। तो एक सर्टेन वैल्यू आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, ध्यान देते हैं हम आपको। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है एब्सोल्यूट नंबर। जो आपकी एवरेज है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। मतलब आपकी जब एवरेज निकालते हो ना, जैसे 25.432 ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, शुड बी, ये आपको यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर। जैसे 24 हो या 25 हो, 28 हो, कभी भी 24.5 ऐसे यूज़ नहीं होनी चाहिए। ट्राई करें कि क्या होना चाहिए, आपका एब्सोल्यूट नंबर ही होना चाहिए। आप क्या कहें, कोई भी पॉइंट्स वगैरह में इसकी वैल्यू ना लें, परसेंटेज भी लें तो भी आपका 10%, 20%, 25% इस प्रकार से रखें, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखें, ताकि आपको क्या रहे, आप उसे कंक्लूजन निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए, काफ़ी इजी हो जाए। नेक्स्ट है लीस्ट इफेक्ट। लीस्ट किसी का इफेक्ट ऑफ चेंज इन द सैंपल, ठीक है। जब भी कभी हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज निकालने के बाद अगर हम सैंपल में चेंज करना चाहें, मतलब जो हमने यूनिट उठाई है उसमें अगर आप चेंज कर दो, कुछ एक पॉइंट्स की थोड़े मोटे चेंजेस करें, तो बट एवरेज पर बहुत कम क्या पड़े, उसका इफेक्ट पड़े। तो बेस ऐसा होना चाहिए आपका, एवरेज ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कोई थोड़ी मोटी फिगर्स हैं वो चेंज भी हो जाए तो एवरेज पे बहुत कम इफेक्ट पड़े। तो लेस इफेक्ट ऑन द चेंज इन द सैंपल। अगर आप सैंपल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपके एवरेज पर बहुत कम उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है अलजेब्रिक क्या हमारा ट्रीटमेंट, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हाँ जी, जब भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा की एवरेज निकालते हैं, तो वो गुड एवरेज कौन सी होती है, वो जो कैपेबल करती है आपकी मैथमेटिकली अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जिसका पॉसिबल हो सके। कुछ चीज़ें होती है जिनका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जैसे हाइट हो गया, आपको पता है 5 फुट 6 इंच 4 इंच अगर ऐसा आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उसका एवरेज निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिनकी हम क्या निकाल पाते नहीं हैं, हम उनकी एवरेज नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा डेटा आपको नहीं लेना है। आप एवरेज निकालें तो ऐसा रखें जिसका आप अलजेब्रिकल मैथमेटिकल
क्या कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो एवरेज निकालने के लिए आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम टोटल वैल्यू को क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके ही एवरेज निकालते हैं। तो जब भी आप क्या करें, एवरेज का यूज़ करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड टेंडेंसी का मतलब ही यही होता है, एक एवरेज निकाल देना कि जो सब पर लागू हो सके, पूरी पॉपुलेशन पर उसको फॉलो किया जा सके। तो वो क्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपकी, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिससे सारी की सारी डिफिनेशन आपको मिल जाए। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि वो हर पॉपुलेशन की हर आइटम को क्या करे, डिफाइन करे। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल हो, उसे आसानी से यूज़ करके उसके वर्क किया जा सके। एनालाइज करना काफ़ी आसान हो, इसलिए वो सर्टेन होनी चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए, पॉइंट्स में वैल्यू या ऐसी कोई वैल्यू जो आपको भ्रम पैदा करे, कुछ गलत आपको लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लीस्ट इफेक्ट चेंज ऑन द सैंपल, अगर आप सैंपल चेंज भी करना चाहें तो एवरेज पर बहुत कम इफेक्ट पड़े, ऐसा डेटा आपको लेना चाहिए। और अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो वो आप आसानी से कर पाएँ, ऐसा आपका एवरेज होना चाहिए। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा स्टैंडर्ड टेंडेंसी क्या है, एक एवरेज है, और उस एवरेज को किस तरह से निकाला जाता है, उसका क्या यूज़ है, कैसे उसको अपना कैलकुलेट करते हुए आपको ध्यान में जो बातें रखनी है वो सारी आपको बता दी गई हैं। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, इसे नोट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।